एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी है और यहाँ से इजीली नंबर आप क्रैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना केवल 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक इतने इजी है, मतलब 6 से 7 पॉइंट आपको समझने हैं, याद नहीं करने, समझने। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुए थे, 1 बाय 1 हमने मोस्ट ऑफ चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्लबिंग एंड देन उसके बाद सेट ऑफ, ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम बीच के चैप्टर हम कब करने वाले हैं। बीच की आपका जैसे कि कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, अदर सोर्सेज है, डेप्रिसिएशन है और आपका फोर्थ चैप्टर एग्जामिनेशन वाला, ये 4-5 चैप्टर रह जाएंगे। देन उसके बाद आपका इनकम टैक्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। यस या नो? यस। अब आपको एक बात बता देते हैं कि जैसे आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमारा जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 11 नवंबर है, 17 नवंबर है, कोई कह रहा है 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप सभी को मैं इंश्योर करती हूँ कि इनकम टैक्स का सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी रहिए, ठीक है। और ये भी इंश्योर करती हूँ कि जितना मैंने करवाया है ना वहीं से एग्जाम आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला, ये मैं इतना इंश्योर करती हूँ। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट है आपको नीचे नजर आ रहा होगा, जीएसटी, लॉ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, काफी सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। इन सबकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करें इस लेक्चर को। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। दिस इज अ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहले हम बात समझेंगे कि हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी होता क्या। यस एवरीवन, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है आप सभी को पता है? मोस्ट ऑफ ये देखा जाता है कि जिनके पास ना प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं। मीन्स कि एक जमीन है, जमीन पे क्या बनाए, 2 कमरे बनाए, ठीक है, टॉयलेट वॉशरूम बनाया, ठीक है, किचन बना दिया और एक एरिया बना दिया कि आप उसको रेंट पे चढ़ा सके, किराए पर दे सके। और उससे आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ 10 से 30,000 रुपए तक के बीच में हमारे पास क्या आ जाए, किराया आ जाए, हमारा घर खर्च चल जाएगा। अक्सर ये आप देखते हैं अपनी अपनी लोकेलिटी के अंदर। इवन जिनके पास शॉप होती है उस शॉप को क्या करते हैं, वो अच्छे से मेंटेन करवाते हैं, ठीक है, फिर उसको क्या कर देते हैं, किराए पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। जिनके पास बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ठीक है, बड़े एरिया में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एमएनसीज और बैंकिंग सेक्टर के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होते हैं, अब देखो जो बंदा क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या कर रही है, एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है। यहाँ से जो इनकम आएगी ये तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कहते हैं अच्छा, अब इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसने इसको रेंट पे चढ़ाया है, और रेंट से क्या आएगा, रेंट उस बिल्डिंग से क्या आएगा जो वो बंदा रह रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने ये शोरूम दिया मिस्टर वाई को, अब मिस्टर वाई विद रिस्पेक्ट इसको क्या देगा, एक अमाउंट देगा, देगा ही नहीं देगा, वो अमाउंट क्या होगी, उसे हम रेंट कहेंगे। क्या ये अमाउंट इनकम नहीं हुई, किसकी, मिस्टर एक्स की हुई? कहते बिल्कुल हुई। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको सभी को पता है ना। अब यहां पर ये बात नोट करनी है कि ये इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी। ऑब्वियस है, हाउस प्रॉपर्टी में होगी। जो इनकम आपकी प्रॉपर्टी से आ रही है वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। पर कुछ एक एक्सेप्शन है, मीन्स की कुछ एक पॉइंट है, मीन्स की 4 से 5 पॉइंट है जिनको आपको याद रखना होगा कि यहां से इनकम नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे ना इतना मुश्किल चीजें नहीं है, बस आपको यही याद रखनी है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये है और ये नहीं है, 5 पॉइंट नहीं है, बाकी सारी है। पढ़े इसको क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले कहते हैं कि बेसिस ऑफ द चार्जेस, दैट मींस जहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ जी हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम आएगी, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को आपने इंक्लूड किया। इसके अंदर 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। सबसे पहला कहता है कि बिल्डिंग और द लैंड अपर टेनेंट देयर टू। नेक्स्ट कहता है द एसेट शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्पस ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। सुनो इसको 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 हम इन शॉर्ट में करते हैं, कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है, सुनो इन शॉर्ट में करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास जो बिल्डिंग है, जो भी आपके पास जो बिल्डिंग है ना, नजर आ रहा है सभी को, नजर आ रहा है सभी को, जो भी आपके पास बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग सॉरी जो भी आपके पास लैंड है, लैंड है ना, ये लैंड के ऊपर क्या बनी होनी चाहिए, बिल्डिंग बनी होनी चाहिए। चाहे एंड में बनी हो, चाहे बीच में बनी हो, चाहे इधर वाली एंड में बनी हो, पर हाँ लैंड क्या नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए, और उस बिल्डिंग को अगर आपने किराए पर चढ़ाया तो उससे जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल होगी। कहते हैं अच्छा, मैंने कहा कि भाई मैंने तो इधर 2 बिल्डिंग बना दी, मैंने इनको रेंट पे चढ़ा दिया, इनका
जो किराया है दोनों का मिलाकर मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। कहते हैं अच्छा ये वाला एरिया मेरे पास खाली पड़ा है, ठीक है, मैंने इसको भी क्या कर दिया, रेंट पे चढ़ा दिया। किसके लिए, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने पार्किंग करने के लिए बना दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए जो वेयर हाउस बना दिया छोटा सा। और तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से भी इनकम जो आएगी हाउस प्रॉपर्टी से आएगी। पर क्या याद रखना है कि वो लैंड हुई या फिर सॉरी बिल्डिंग हुई या फिर लैंड हुई, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपने खाली खाली पड़ी लैंड को रेंट पर दिया है, उससे जो इनकम आएगी, अब आप उसको ना हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन काफी सारे हैं, बट आप ये देख लीजिए कि ये इनकम कहां टैक्सेबल होगी। ये इनकम आपकी या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी या फिर अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। पहला पॉइंट आया समझ में, पहला पॉइंट आया समझ में। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि बिल्डिंग एंड द लैंड अपर टेनेंट देयर टू, कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड होनी चाहिए, लैंड उसके साथ होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कुछ ऐसी इस तरीके से ये पार्किंग एरिया दे दिया, इस पार्किंग एरिया के अलग से चार्जेस है। समझ पा रहे हैं, ये लैंड किससे अटैच है, बिल्डिंग से अटैच है। वो आप जो बिल्डिंग है रेंट पर दे रहे हैं, किसी भी पर्पज से हो सकता है, मींस कि आप यहाँ पर है, ठीक है, और सामने वाली पार्टी को आप किसी भी पर्पज से दे सकते हो। सामने वाली पार्टी कुछ भी काम कर सकती है, आप तो खुद रहने के लिए कर सकती है। किराए पर जब हम रहते हैं, जब दिल्ली के अंदर जब बच्चे क्या करते हैं, स्टडी पर्पज के लिए बाहर आते हैं या फिर जॉब पर्पज के लिए बाहर आते हैं, तो वहां पर रहने के लिए लिया जाता है ना रेंटेड रूम, या फिर ऑफिशियल पर्पज से ले जाते हैं, उसको काम करना है, शॉप ओपन करनी है या फैक्ट्री ओपन करनी है, गोडाउन यूज एज ए पर्पज यूज करना है, तो वहां से वो इनकम आएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। लैंड अपर टेनेंट का मतलब क्या हुआ कि लैंड कनेक्टेड विद टू देयर इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ आपकी लैंड कनेक्ट होनी चाहिए, और वो लैंड जो भी जिस भी पर्पज के लिए यूज की जा रही है, चाहे वो गार्डन है, पार्किंग है, गैराज है, वहां से जो इनकम आएगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्सेबल होगी। अगर लैंड क्या है, वैकेंट है, ओनली वैकेंट लैंड इज गिवन ऑन रेंट, कोई भी बिल्डिंग नहीं है, खाली लैंड है, तो ऐसी इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं करने वाले। ये कहां पर होगी, अदर सोर्सेज एंड द बिजनेस इनकम में होगी। क्या पहला आपको ये पॉइंट आया समझ में, यस एवरीवन। दूसरा कहता है कि हाँ जी, आप उस प्रॉपर्टी के क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। ओनर समझते हो, जिसको जो रेंट रिसीव कर रहे हैं। तीसरा ये देखा जाएगा कि हाँ जी, प्रॉपर्टी का यूज कहां पर हो रहा है। काफी बार ये ऐसा होता है, काफी बार ये ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी है, मिस्टर एक्स ने इसको किसी और को देने की बजाय, मिस्टर वाई को देने की बजाय इसने इसको अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इनका मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है, बिजनेस मान लीजिए ज्वेलर है ये, ठीक है, इसकी खुद की शॉप है, इसने कहीं और पे किराए पर लिया है, मार्केट में, मार्केट ये है, ठीक है, इसका घर यहाँ पर है, घर के लगते ही इसकी दुकान है, घर के जो है वो बहुत अंदर वाले एरिया में है, ठीक है, मार्केट में नहीं। तो इसने क्या किया, ज्वेलर ने बाहर तो क्या कर लिया, रेंट पे ले लिया, कहते ठीक है। अब जो इसके पास जो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी ना, उसने उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज किया, इसकी जो भी शॉप का जितना भी सामान था, उसने वहां पर उसको क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, या फिर वहां पर अपना अलग से बिजनेस कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदे के पास, अगर किसी भी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है और वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी, वहां जो भी बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, वहां से जो इनकम ऑपरेट होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये पीजीबीपी के अंदर जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। समझ में आया, समझ में आया, तीनों पॉइंट जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 22 के कॉन्सेप्ट को क्लियर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो बिल्डिंग और लैंड दोनों एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, दूसरा ओनर होना चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए। अब इनके कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन का इन द सेंस क्या है कि जो प्रॉपर्टी, पहला एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट पॉइंट का कि लैंड एंड द लैंड अपर टेनेंट देयर टू, एंड बिल्डिंग का कि अगर लैंड अकेली हुई, अगर आपने लैंड विदाउट द बिल्डिंग को आपने अगर रेंट पे चढ़ाया है, तो वहां की इनकम आपकी अदर सोर्सेज या फिर पीजीबी में टैक्सेबल होगी। कहते ठीक है। अगर आपने लैंड को, बिल्डिंग को यूज किया है प्रोफेशनल या फिर बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए, तो वहां से जो इनकम जनरेट होगी, अभी मैंने आपको बताया, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, ना कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड,
इसका मतलब होता है कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं और उस सामान खरीदने का मकसद क्या है कि आप उसको आगे जाके सेल करेंगे। समझ पा रहे हैं? आपके पास कोई भी चीजें हैं, उसका मेन पर्पज है कि आप आगे नेक्स्ट पॉइंट में सेल करेंगे, आप खुद नहीं यूज करने वाले। ठीक है, अगर आपका ये है तो दैट मीन्स आपका बिजनेस है, सामान खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो स्टॉक इन ट्रेड की अगर आपने प्रॉपर्टी एज अ हेल्ड की है तो वो क्या होने वाली है, वो भी आपकी बिजनेस इनकम है, क्योंकि बिजनेस पर्पज होता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, वैकेंट लैंड लेट आउट सेपरेटली, अगर आपने खाली लैंड, वही सेम ऊपर वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जाता है फार्म हाउस है यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। क्या आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने समझाया था कि अगर आपके फार्म हाउस की जो इनकम आ रही है, ठीक है, इनकम जो आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी, जो कि एग्जम्प्टेड होती है सेक्शन 10(1)(a) की तरफ। क्लियर आ रहा है समझ में? यस एवरीवन। अब हम बढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाँ जी, कंपोजिट रेंट क्या होता है। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, मेरे पास कोई बिल्डिंग थी और मैंने उस बिल्डिंग के साथ साथ जितनी भी अदर फैसिलिटीज होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, और सर्वेंट की सर्विस है, मैंने जितनी भी अदर सर्विसेज थी ना, वो सर्विसेज भी आपको मिलाकर आपको रूम क्या दिया गया है, रेंट पर दिया गया। कहते ठीक है, अब आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है, प्लस में अदर सर्विसेज भी रेंट पे दी है, जो रेंट आ रहा है ये कहाँ टैक्सेबल होगा, टैक्सेबिलिटी कहाँ होगी, ये जो इनकम आ रही है ये कहाँ पर टैक्सेबल होगा? डिपेंड करता है कि अगर बिल्डिंग के रेंट को और अदर सर्विसेज के अमाउंट को आप अलग अलग अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं, यस, तो ऑब्वियस है बिल्डिंग की जो भी अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं टोटल रेंट क्या ले रही हूँ, 10,000 रुपए ले रही हूँ। ठीक है, 6,000 बिल्डिंग का ले रही हूँ, 4,000 इसका ले रही हूँ, तो 6,000 तो मेरा क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी का जो अदर सर्विसेज है, या ये 4,000 या तो मेरे अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल होंगे, या फिर मेरा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। मैम ऐसे क्यों है, हर बार इन दोनों में क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है बेटे, अगर मेरा बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस, मैंने तो क्या किया था, जस्ट ओनली मेरा रूम को रेंट पे दिया था, और जो रूम में जो अदर सर्विसेज है ना, यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर शर्मा जी की द्वारा प्रोवाइड की गई है, मेरा को पार्टनर है। ठीक है, और इसका काम ही यही है कि भाई फर्नीचर हो गया, जो एलसीडी है, ठीक है, एलईडी है, और एसी है, सर्वेंट है, ये क्या करता है, अरेंज कर करके अलग अलग रूम में प्रोवाइड करता है। इसका काम यही है, इसका बिजनेस है ये। अगर ये पर्सन है, इसका बिजनेस ऐसा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, नहीं होगी? कहते हैं अच्छा, अगर किसी ने रैंडमली ऐसे दिया है तो वो अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल। क्लियर है? अगर ये किसके बारे में बात की जा रही है, अगर मैं रेंट को सेपरेट कर पा रही हूँ कि बिल्डिंग का रेंट इतना है, अदर सर्विसेज का रेंट इतना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं क्या नहीं कर पा रही, सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ, नॉट एबल टू सेपरेट, मैं सेपरेट नहीं कर पा रही हूं, तो क्या होगा, या तो सारी की सारी अमाउंट अदर सोर्सेज एड में जाएगी, या फिर सारी की सारी अमाउंट पीजीबीपी में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनर ने रिसीव किया रेंट फॉर द बिल्डिंग के साथ साथ मशीन, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गए, जितने भी अदर एसेट्स होगी, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, या तो लिफ्ट की हो गई है, सिक्योरिटी की हो गई है, पावर बैक अप हो गया, मतलब ये सारी बिल्डिंग के साथ साथ ये सारी चीजें दे रही है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, जो भी टोटल रेंट होगा उसे हम कंपोजिट रेंट कहेंगे। पहली बात तो ये, इनके टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, हम ये देखेंगे कि क्या हम बिल्डिंग और सर्विसेज की रेंट की अमाउंट को सेपरेट कर पा रहे हैं, सेपरेबल है? कहते हैं हाँ, तो बिल्डिंग का रेंट तो कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और जो अदर सर्विसेज है, एसेट्स है, उनकी अमाउंट टैक्सेबल कहाँ होगी, या तो आपकी बिजनेस इनकम में होगी या फिर आपकी अदर सोर्सेज में होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, अगर मैं सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ, तो पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट या तो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा, या फिर आपकी अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। क्लियर आ रहा है समझ में? क्लियर आ रहा है समझ में? सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि हाँ जी, एसएससी क्या होना चाहिए, मस्ट बी द ओनर, ओनर होना चाहिए। ठीक है, ओनर होना चाहिए, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, आपको ये मैं लास्ट में करवाऊंगी, डीम्ड ओनर क्या होते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, तीसरी बात हमने क्या की थी कि प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, किस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस से आपने दी होनी चाहिए, कमर्शियल पर्पस से होनी चाहिए। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं खुद के बिजनेस में, प्रोफेशन में, ठीक है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम होगी। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी आप किसी को घर रहने के लिए दे सकते हैं, या फिर किसी और कोई और बंदा आकर आपके यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर, रूम के ऊपर बिजनेस कर रहा है, तो ठीक है। बट अगर
शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर हिज ओवन बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। अगर अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट क्या होगी, आपकी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। क्या इतना क्लियर है? डिटेल में है, बड़े ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर नोट में एक चीज लिखी हुई है, इफ द ओनर इज द इन द बिजनेस ऑफ द लेटिंग आउट द कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट रेंट द बिजनेस इनकम। सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, सब लेटिंग। क्लियर आ रहा है समझ में? क्लियर आ रहा है समझ में? आपकी बुक में ना एक लाइन और लिखी मिलेगी, सब लेटिंग वाला पॉइंट। मिल जाए तो ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूँ किसी की बुक में है या किसी की बुक में नहीं है। सब लेटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसके पास एक बिल्डिंग थी, इसके पास एक बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को इसने रेंट पर दिया है मिस्टर वाई को, और इसके बदले में मिस्टर वाई को क्या दे रहा है, 20,000 रुपये किराया दे रहा है। अब इसकी इनकम कितनी हुई बच्चे, इसकी इनकम हुई 20,000 रुपये, और इसके हाथ में कहाँ पर टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में होगा। इतना आपको क्लियर आया समझ में? बट मिस्टर वाई ने क्या किया, यही बिल्डिंग आगे किसी और को रेंट पर दे दी। किसको दी है, मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए को दे दी है, और मिस्टर ए इसको विद रिस्पेक्ट कितनी अमाउंट दे रहा है, इसको दे रहा है 28,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो हमने क्या किया, लेट आउट किया, इसने दोबारा से क्या कर दिया, री लेट आउट कर सकते हैं, या फिर हम किसे कह सकते हैं, सब लेट आउट कह सकते हैं, ठीक है, लेट आउट कह सकते हैं। इसकी किराए के ऊपर किराया वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका खर्चा कितना था, 20,000 खर्चा था, इनकम कितनी हो रही है, 28,000 हो रही है। तो जो ऊपर की बीच की डिफरेंस बचा, ये इसका अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में, मिस्टर वाई के हाथ में। मिस्टर एक्स के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी के नाम से टैक्सेबल होगा 20,000 रुपये। क्लियर आ रहा है? इसे हम सबलेटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। गॉट इट, गॉट इट। अब आ जाता है कंसेप्ट हमारा, टॉपिक नंबर हमारा है 2। क्या कहता है कि अदर सोर्सेज हेड की इनकम किस तरीके से टैक्सेबल होगी। आपके पास सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाती है कुछ भी अमाउंट, फिर उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्टेप नंबर 2, ठीक है, ये माइनस कर दिया, तो ये जो अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम बोलते हैं बेटे नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में स्टैंडर्ड डिडक्शंस देंगे। अभी मैं मतलब बताऊंगी इनका, रुको। और फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बोरोइंग, ये आपको माइनस होने का। अब यहाँ पे आपके पास कितने शब्द आए हैं, कितने, इन्हीं के ऊपर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले बोला मैंने कि हाँ जी आपको क्या चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से आप क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। क्या लिखा हुआ था उसके साइड में, पेड बाय ओनर। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस करूंगी स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो कि आपकी अंडर सेक्शन 24A में दी गई है, और साथ ही साथ मैं एक और डिडक्शन माइनस करूंगी। मेरे पास जो भी इंटरेस्ट आएगा किसके ऊपर, जब मैंने किसी अमाउंट को बोरिंग किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कैपिटल बोरोइंग अंडर सेक्शन 24B। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, आपको यहां पर केवल 3 ही खर्चे माइनस करने के लिए देंगे, अगर इसके अलावा कोई भी अदर खर्चे हैं वो माइनस करने के लिए नहीं बोला जाएगा। जैसे सैलरी हेड में तो इतने सारे चीजें थी जिसको आप अलाउड था कि आप उसको माइनस कर सकते हो, इसको लेस कर सकते हो, व्हाटएवर, है ना। बट यहां पर केवल 3 ही है। पहला कि म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। देखो, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं ना, तो आपका एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है कमेटी के द्वारा, म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा ही, कि भाई ये टैक्स, आप ये बोल सकते हैं कि आपके वहां रहने के लिए आपसे चार्ज किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया के जो MC होता है, उनके द्वारा, कॉर्पोरेशन द्वारा एक अमाउंट डिसाइड की जाती है, वो टैक्स आपको पे करते हो, और उस पे करने के बाद आपको अपनी इनकम में से माइनस करने का आपको अलाउड है। वो अलाउड तभी है अगर वो टैक्स किसने पे किया हो, वो पेड होना चाहिए बाय द ओनर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स यहाँ पर ओनर है, इसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है
मिस्टर वाई को, और इसने क्या किया, इस जो प्रॉपर्टी दी है ना, इसके ऊपर जो भी म्युनिसिपल टैक्स बन रहा था, इसने मिस्टर एक्स ने खुद पे किया। तो मिस्टर एक्स की जो यहाँ पे इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना हाउस प्रॉपर्टी से, क्योंकि किसकी है, मिस्टर एक्स की है, मिस्टर एक्स की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मिस्टर एक्स ने ही, ओनर ने ही म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, तो यहाँ माइनस करने के लिए बोल देंगे कि भाई अपना खर्चा माइनस कर लो। अगर ये अमाउंट आपके टीनेंट ने दी है, इसकी किराएदार ने दी है, या फिर किसी और पर्सन ने दी है, तो वो खर्चा यहाँ पर माइनस होने के लिए नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई रेंट टैक्स बना 1000 रुपए, 700 रुपए तो मिस्टर एक्स ने 300 रुपए दिए, कहते हैं कि केवल 700 की छूट मिलेगी, पूरे अमाउंट की छूट नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट आया समझ में? कहते हैं अच्छा जी। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, दूसरी डिडक्शन जो होती है, ये डिडक्शंस किसको मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। देखो जैसे हमारे सैलरी हेड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की, राइट, एज पर द न्यू टैक्स रिजिम, ठीक है, और ओल्ड के अंदर 50,000 रुपये। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में भी है कि भाई अपने घर की मेंटेनेंस के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब आप कुछ भी छोटा मोटा खर्चा करते रहते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, वटएवर आप कुछ भी करें। अब भाई किसी का खर्चा ज्यादा आ जाए, किसी का खर्चा कम आ जाए, ऐसे तो भाई गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ द डिडक्शन देंगे, और वो फिक्स अमाउंट कैसे निकलेगी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना, सेक्शन 24A के तहत बोला गया है आपको 30% लेना है। किसका लेना है, ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। किसका, ये जो अमाउंट आएगी ना यहाँ पे माइनस करके, फॉर एग्जांपल मेरा मान लीजिए 1 लाख मेरा जीएवी आ गया, ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें से मेरा 10,000 मेरा ये माइनस हो जाए, ठीक है, और ये यहाँ पर बच गया 90,000 में। अब मेरे को क्या करना है, 90,000 का मुझे 30% मुझे डिडक्शन मिलेगी। दैट मीन्स 27,000 रुपये मैं एज ए मेरे खर्चे के माइनस कर सकती हूँ। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, पर एक चीज को छोड़ के, अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो, ठीक है, अगर आप खुद के घर में रहेंगे ना तो म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड नहीं होता। अब आपके यहाँ पे घर में आता होगा, हर साल अंदर आता होगा कि आपको म्युनिसिपल टैक्स पे करना होता है, क्या आप उसकी छूट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप अपने खुद के घर के लिए रह रहे हो, ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पर हाँ, इतना समझ में आया दूसरी डिडक्शन कैसे होती है। तीसरी डिडक्शन कहता है कि अगर आपने घर घर को बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से लोन लिया है। किससे? अगर आपने घर को बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए, कुछ भी करने के लिए, परचेज करने के लिए अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक वाले उस अमाउंट पे, मान लीजिए 30 लाख रुपए आपने लोन ले लिया, ठीक है, इस लोन के ऊपर मैंने कहा कि 10% इंटरेस्ट बन रहा है। अब 10% इंटरेस्ट दैट हो गया, इसकी 3 लाख रुपए हो गया। ये कह रहे 3 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। वो इसका प्रोसीजर आपका सेक्शन 24B में डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से मिलेगी। क्या आया समझ में? आया समझ में? ये चीजें हैं आपके पास। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसको निकालने के लिए 3 स्टेप है, हर बार आपको ये स्टेप फॉलो करना है, तभी आपको ये जो प्रैक्टिकल जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब आपको समझ में आएंगे। बहुत ईजी है, बट ये प्रोसेस समझनी जरूरी है, प्रोसेस समझनी जरूरी है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, फेयर रेंट लेना है। फेयर रेंट होता है जो अभी फिलहाल आपकी मार्केट में चल रहा है, दैट्स इट। जो मार्केट में कहते हैं ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा रेट चल रहा है, कहते हैं अच्छा, मैंने कहा कि मार्केट में 30,000 रुपए पर मंथ चल रहा है, कहते हैं अच्छा। फिर हम ये देखेंगे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जैसे टैक्स वसूल करते हैं ना, तो ये भी क्या करती है कि रेंट का अमाउंट सेट करती है कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपनी लोकेलिटी में इतना ही रेंट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर म्युनिसिपल रेंट आता है, म्युनिसिपल रेंट नहीं बोलेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू बोलेंगे, वो वैल्यू जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा सेटअप की जाती है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 25,000 रुपये लिख दिया इन्होंने, क्योंकि सरकार तो क्या करेगी भाई, कम वसूल करेगी, कम सेट करेगी पर मंथ। अब इनमें से क्या करना है बच्चे, आपको आपको हायर सेलेक्ट करना है, हायर आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। अब मेरे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा हायर कौन था भाई, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 30,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब मैं स्टेप नंबर सेकंड पे पहुंच चुकी हूँ, स्टेप नंबर सेकंड पे पहुंच चुकी हूँ। स्टेप नंबर सेकंड कहता है कि ये जो अमाउंट आया ना, उसको कंपेयर किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है।
ठीक है। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट आपका फिक्स किया गया है फॉर एग्जांपल 28,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, लोअर सेलेक्ट करना है, ठीक है। लोअर कितना है 28,000, ठीक है, 28,000 पर मंथ हो गया, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब ये जो अमाउंट आया ना, अब आप ये कहेंगे कि मैम क्या गोल गोल घुमाया जा रहा है, सुनो बटे 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या था कि हमारे पास फेयर रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, इनके बीच में कंपेयर करना है हमें। एच का कॉम्बिनेशन बनाना है। सबसे पहले हमें हायर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कर ली भाई। फिर उसके बाद हमने लोअर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कर ली भाई। अब ये जो अमाउंट आई है, इस अमाउंट को पता है क्या नाम दिया जाएगा, हमें नाम दिया जाएगा कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट। भाई इतना रेंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। क्या कह रही हूं, इतना रेंट तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। और इस रेंट के किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो आपको एक्चुअल में रेंट रिसीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट रिसीव हो रहा है 35,000 पर मंथ। इनमें से क्या सिलेक्ट करना है, हायर सेलेक्ट करना है। और ये जो हायर होगा उसे हम क्या कहेंगे, GAV कहेंगे। क्लियर आया समझ में। तो HLAH का कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो देखो देखो अब इसको देखो 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 क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास क्या होगा, फेयर रेंट होगा। फेयर रेंट का मतलब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी का सेम एरिया के अंदर क्या रेंट चल रहा है, उसे हम फेयर रेंट बोलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल जो अथॉरिटीज होती है ना, उनके द्वारा क्या की जाती है, वो वैल्यू डिसाइड की जाती है। इनमें से क्या लेना है आपको, हायर लेना है। कहते हैं ठीक है। फिर उसको हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, रेंट कंट्रोलर एक्ट होता है, उसके द्वारा फिक्स की जाता है, ठीक है। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। और ये हमेशा ना, ये सरकारी काम है, जैसे ये सरकारी होता है, तो क्या सरकारी में हमेशा लोअर पॉइंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, LHL का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्चुअल रेंट होता है जो आप एक्चुअल में रिसीव कर रहे हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा के अंदर जो आपका जो मेरा जो फ्लैट का रेंट है वो आपका 38,000 रुपीज। तो यहाँ पर क्या है, मुझे जो ओनर है उसको 38,000 क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। समझ पा रहे। तो देखो ये इसको और सिंप्लीफाइड मैंने किया हुआ है कि पहले फेयर रेंट को कंपेयर करना है म्युनिसिपल वैल्यू के साथ। म्युनिसिपल वैल्यू के अंदर से हमें क्या करना है, इसमें हायर सेलेक्ट करना है। जो हायर वैल्यू आएगी उसको फिर हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। उसमें हम लोअर को सिलेक्ट करेंगे, जो लोअर को हमने क्या दिया है नाम, एक्सपेक्टेड रेंट दिया है। फिर जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है उसको हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, उसमें से हायर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जो हायर होगी वैल्यू उसे हम GAV कहते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आया समझ में। अब पहला जो स्टेप मैंने बोला था ना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये यहां से आएगा, इस स्टेप से, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यस या नो। अगर 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 इसमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है, मैं कोई भी पॉइंट मिसिंग बना रही हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पॉइंट मिसिंग है, तो क्या होगा, सीधा हम 30,000 के साथ यहां पे कंपेयर करेंगे। समझ में आया। अगर मैं कहूं कि स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग है, तो जो हायर वैल्यू आई है ना उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। मींस की जो स्टेप अगर कहते हैं ना कि मिसिंग हो तो आपको आगे बढ़ता जाना है, ये नहीं है कि आप रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनमें कंपेयर किया, इनमें से कोई भी अमाउंट मिसिंग हुई सीधा वो हायर अमाउंट कंसिडर कर लेंगे। इसमें अगर ये कोई भी मिसिंग हुई तो सीधा अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट वही होगा जो ऊपर से आएगा। क्लियर आ रहा है समझ में, यस एवरीवन, यस एवरीवन। ये एग्जाम्पल पहले मैं केस समझाती हूं फिर हम इसको करेंगे। सुनो, केस नंबर 1, इसके अंदर 5 केस है, 5 केस को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी लाइन वैकेंट फॉर द सम पीरियड। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं, ये कह रहा है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी थी ना, वो पूरे 12 महीने की बजाय क्या हुई है, ये मान लीजिए 12 महीने 1/4/2000 अब लगा हुआ है, जैसे मैं 24 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और 31/3/2025, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि इन 12 महीने में से ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ महीने क्या हो सकते हैं, वैकेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो वैसे किराया नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उसे क्या कर रहे हो, लेट आउट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें से जब चीजों को माइनस करें, मैंने कहा कि 3 महीने खाली रहा, तो बाकी के 9 महीने क्या रहा होगा, रेंट पे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे क्या है, केस बनाए हुए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे GAV डिसाइड करने के बारे में बात की जा रही है। GAV कब क्या होगी, GAV क्या होगी, जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करने के बाद जो भी हायर होगी हम उसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या कहते हैं कि इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, और हायर रेंट क्या हो, एक्चुअल रेंट क्या है जो आपको एक्चुअल में मिल रहा है। तो यहाँ पे मोर प्रोबेबल होता है कि आपका एक्चुअल रेंट ही यहाँ पर, काफी सालों से हम यही देखते आ रहे हैं, यही आपका हायर वैल्यू होती है। अगर हायर वैल्यू ना हो, जैसे कि मैं कहूं कि एक्चुअल रेंट अगर मेरी हायर है एक्सपेक्टेड रेंट से, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला ही केस यही है कि जैसे एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 12 महीने का लेना है, 2,40,000 है, ठीक है। एक्चुअल रेंट मेरा है 35,000 रुपये पर मंथ। मेरा जो रूम है, मेरा जो घर है, जो भी किराए पे मैंने चढ़ाया है, वो 3 महीने के लिए क्या रहा है, वैकेंट रहा है। कहते हैं अच्छा, तो देखो पहला स्टेप क्या है, जो एक्सपेक्टेड रेंट लेना हो टोटल 12 महीने का लेना है, ठीक है, और जो एक्चुअल रेंट लेना है वो हमारा लेट आउट पीरियड का लेना है। कहते ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। फिर इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैंने पहले क्या लिया, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया, 2,40,000 रुपये, ठीक है। एक्चुअल रेंट मैंने क्या लिया, जिस दौरान मेरा रूम रेंट पे था, वो कितने टाइम के लिए था, मैंने कहा 9 महीने के लिए था। 35,000 मेरा किराया है, 9 महीने रेंट पे रहा है, 3,15,000 रुपये मेरे ही हो गए। अब मैं इन दोनों को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो क्या नजर आ रहा है, मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो जीएवी क्या हो जाएगा, जीएवी मेरा एक्चुअल रेंट हो जाएगा 3,15,000, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं जब मेरा एक्चुअल रेंट कम होगा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रेंट है 12 महीने का वो कितना है, 2,40,000 है। कहते ठीक है, और मेरा एक्चुअल रेंट है 9 महीने का, वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25,000 रुपये किराया ना, वहाँ पे 35 था, किराया चेंज हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर 2,25,000 रुपये। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो यहाँ पे ये चेकआउट किया जाएगा कि हाँ जी रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन क्या है। अगर रीजन वैकेंसी है, दैट मीन्स घर खाली होना रीजन है, तो एक्सपेक्टेड जो जीएबी है हमारा एक्चुअल रेंट ही होगा। अगर रीजन कोई और है, अदर रीजन है, तो मेरा जीएवी जो भी अमाउंट हायर आई है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट है, वही मेरा जीएवी होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे एग्जाम्पल के दौरान मैंने बोला कि मेरा 25,000 रुपये महीने का किराया है, 9 महीने के हिसाब से निकाला तो मेरे पास 2,25,000 रुपये यहाँ पर बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे साल मेरा जो रूम है, ठीक है, रेंट पे गया होता तो मुझे 12 महीने का किराया मिलता। कहते हैं हाँ जी मिलता। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ गया, 3 लाख रुपए आया, नहीं आया। कहते हैं हाँ जी। अब ये देखो 12 महीने का एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे 12 महीने के एक्सपेक्टेड रेंट से, कितना है, ये कह रहे हैं ये 3 लाख है और ये कितना है 2,40,000। क्या नजर आ रहा है, कहते ओ एक्चुअल रेंट कम इसलिए था क्योंकि हमारा जो रूम है रेंट पर नहीं गया था, इस वजह से। कहते ओके, अगर ऐसा है कि 12 मंथ्स का निकालने के बाद अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा निकल आता है, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसी को हम क्या करेंगे, हमारी जीएवी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन केस मैम अगर ऐसा हुआ कि भाई 12 महीने के लेने के बाद भी एक्सपेक्टेड रेंट मेरा क्या है, फिर भी कम है, तो क्या होगा, तो इस केस में हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। क्लियर आ रहा है समझ में, यस एवरीवन। यहाँ देखो रेंट इज लो नॉट बिकॉज ऑफ द वैकेंसी, तो यहां पर क्या होने वाला है, हमारा GAV हमारा ER होगा, चेकआउट। 18,000 रेंट है, 9 महीने का 1,62,000 हो गया, पूरे 12 महीने का निकाले तो 2,16,000, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है एग्जाम्पल के अंदर 2,40,000 है। कहते हैं अच्छा यहाँ पर देखो 2,16,000 और 2,40,000, ठीक है, कौन ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे इवन हमने 12 महीने का निकाल लिया फिर भी कम है, तो रीजन कुछ और है, भाई रेंट का अमाउंट कम है, कुछ भी हो सकता है, पर वैकेंसी नहीं है, इसकी खाली होना कारण नहीं है, ठीक है। तो इन कंक्लूड किया जाए तो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाँ एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल रेंट अगर आपका कम है तो हम रीजन ढूंढेंगे कि भाई वैकेंसी रीजन है या कोई अदर रीजन है। वैकेंसी रीजन है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा एक्चुअल रेंट ही होगा, अगर कोई और रीजन है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यस एवरीवन, इतना समझ में आया। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है ना, ये अब आपको याद रखना है,
मैं इसको प्लॉट कर रही हूं क्योंकि आगे आने वाले 3 से 4 ग्रुप के अंदर यही बातें आएंगी। सुनो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने वक्त AR इज ग्रेटर देन ER है, तो हमारे पास GAV क्या होगा, एक्चुअल रेंट होगा। अच्छा, अगर एक्चुअल रेंट जो है कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो मेरा GAV क्या रहने वाला है, इसे हम चेक करेंगे रीजन क्या है, चेक करेंगे रीजन क्या है। रीजन अगर वैकेंसी है तो GAV मेरा एक्चुअल रेंट होगा, अगर रीजन कोई अदर है तो मेरा GAV मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। वैकेंसी कैसे पता चलेगी, मुझे 12 महीने का एक्चुअल रेंट निकालना पड़ेगा और 12 महीने की एक्सपेक्टेड रेंट के साथ मैं कंपेयर करूँगी। दैट्स इट। समझ में आया, समझ में आया? यस एवरीवन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते, केस नंबर बी। अगर कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मेरे पास जो घर था ना, मैंने किसी को किराए पर नहीं दिया, मैं उस घर में खुद रह रही हूं। अब आप जरा सोच के बताइए, अभी फिलहाल जिस घर में आप रह रहे हैं, मैंने आपको बोला क्या आपको पास जो हर साल जो कॉर्पोरेट के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा आपके पास एक हाउस टैक्स की रिसिप्ट आती है, क्या वो खर्चा आप माइनस कर पाते हैं? कहते नहीं कर पाते। क्या आपको उस घर में जो आप खुद रह रहे हैं, क्या उसका आप रेंट खुद रिसीव करते हैं? कहते नहीं करते। तो ऑब्वियस है, जब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, जिस घर में आप खुद रह रहे हैं, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकलती ही नहीं है, क्योंकि आप उस घर में खुद रह रहे, तो एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। यस या नो? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पे बोला जाता है कि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील रहेगी। म्युनिसिपल टैक्स जो आपके पास आता है कि भाई भरो, वो आपको बोलते हैं कि आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस है आपकी नेट एनुअल वैल्यू भी क्या होगी, फिर जीरो होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आपको अलाउड नहीं होती। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आपको अलाउड नहीं होती। फिर मैम अलाउड क्या होता है? अलाउड बस एक ही चीज होती है, वो भी किस रिजिम में? ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम में तो सब कुछ काटा मारा गया कि भाई आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नहीं मिलती। बस मिलता है तो क्या, अगर आपने घर को बनाने के लिए लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको, वो भी ओल्ड रिजिम में, या तो आप क्या कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक की डिडक्शंस ले सकते हो इंटरेस्ट की, या फिर आप 30,000 की ले सकते हो। इनकी कंडीशंस आपको क्या याद है? जल्दी से बताओ, क्या याद है आपको? नहीं याद है तो मैं फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। सुनो, 2 लाख की डिडक्शंस लेने के लिए, इंटरेस्ट की, लोन की नहीं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसकी डिडक्शन लेने के लिए, पहली बात तो आपने जो लोन लिया होना चाहिए ना 1999 से 1999 या उसके बाद लिया होना चाहिए लोन। कहते हैं अच्छा, ऑन एंड आफ्टर का केस है ये। कहते हैं अच्छा, और जो लोन लिया है ना वो किसके लिए होना चाहिए, या तो आप परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इन दो पर्पज के, या रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया ना तो अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या फिर आपकी परचेज होनी चाहिए। कहते ठीक है, परचेज, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि जो आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है ना, वो लोन जो भी घर बनाने के लिए लिया वो घर क्या है, 5 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। कहते हैं अच्छा, 5 साल के पहले हो गया तो अच्छी बात है, 5 साल के बाद हुआ तो 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर फोर्थ कंडीशन, आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस आपने नहीं पूरी की, उसके 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 बाद आपको 30,000 की मिलेगी। अगर चारों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको 2 लाख रुपए तक का, ठीक है, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, वो भी ओल्ड रिजिम में। अपने खुद के घर के बारे में बात है, और बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आग बंद करके याद कर लो इसको। समझ में आया? न्यू टैक्स रिजिम में तो जो कि सेक्शन 115 बीएससी में है, कहते कुछ भी नहीं मिलने वाला, नॉट अलाउड, राइट। बट अगर ओल्ड रिजिम को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की या फिर 30,000, कंडीशन मैंने बता दी। अगर कंडीशन आपकी क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो आपका ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है,
समझ में आया? तो अब यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, अगर आपको नजर आ रही है, फाइनल इनकम क्या होगी। अब मैंने बोला मेरी यहाँ पर जीएवी क्या है, वो नील रहने वाली है। कहते ठीक है। अगर म्युनिसिपल टैक्स आपको मिलता ही नहीं, वो भी नील हो गई है। इसको अगर इनमें से माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो गया, नील हो गया। एनएवी क्या हो गया मेरा, नील हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी 0 0 चल रहा है। कहते ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग के ऊपर या तो मुझे 2 लाख का फायदा मिल सकता है, मतलब माइनस करने के लिए बोल सकते हैं, ज्यादा होगी ना, या तो मुझे 2 लाख माइनस करने के लिए बोल सकते हैं ये, या फिर मुझे 30,000 माइनस करने के लिए बोल सकते हैं एज पर द कंडीशन। तो यहाँ पे बैलेंसिंग में, बैलेंस में मेरा क्या आएगा, 2 लाख का नेगेटिव बैलेंस आएगा, 30,000 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक, यस दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर क्या होता है कि आपके जो फाइनल इनकम होती है ना, आपको लॉस कितना हो सकता है, 2 लाख का माइनस में आंसर आ सकता है, 30,000 का माइनस में आंसर आ सकता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और इनकम के हेड से। जैसे हम सेट ऑफ वाले चैप्टर में भी करेंगे कि अगर आपका नुकसान हो जाता है, अब ये देखो नुकसान ही है, आप लॉस दिखा रहे हो, अब इस लॉस को आप किसी भी अदर हेड की इनकम के साथ आप इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा। कहते हैं हाँ जी होगा। और जितनी कम इनकम होगी उतनी कम टैक्स होगा। कहते हैं हाँ जी। अब इनकम मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए है और इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 30,000 रुपए या फिर यही 2 लाख रुपए माइनस कर दो, तो इनकम क्या हुई, 0 हुई ना हुई। तो इस वजह से हमारे टैक्स को कम करने के लिए हमें क्या सुविधा दी गई है, सेट ऑफ की। आया समझ में। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर केवल इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन मिलती है और कोई, चाहे वो न्यू रिजीम है या फिर ओल्ड रिजीम हो, अदर कोई डिडक्शंस नहीं मिलती। ठीक है, तब यही बातें लिखी हुई है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अनऑक्यूपाइड हाउस, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू क्या होगी उनकी, 0 होगी। याद रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग। ठीक है, इंटरेस्ट इन द हाउसिंग लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑन द एप्रूवल बेसिस, वो भी किसमें, ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में तो नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको यही देखा जाएगा कि आपने कौन सी रिजीम को अडॉप्ट किया है। डिफॉल्ट रिजीम होती है जो आपकी न्यू रिजीम को बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पे किसी भी तरीके की डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है, सेक्शन 24 बी की। ठीक है, कोई भी डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है। तो फाइनल इनकम क्या होगी आपकी, 0 ही होगी। अगर आपके पास जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं, ओल्ड रिजीम है, ठीक है, आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी में, इसकी 115 बीएससी को छोड़कर आपने जो अप्लाई किया, दैट मींस ओल्ड हो गया। तो वहां पर केवल आप क्लेम कर सकते हो किसका, इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट की जो प्रोविजन है ना, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो आपको मैं आगे 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 यहां पर एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रोसेस है बच्चे। ठीक है, उस प्रोसेस को करेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि हाँ जी इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, 2 लाख मिलेगा या फिर 30,000 का फायदा मिल सकता है। ओके, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट बनेंगे। सिचुएशन आ गई समझ में, मैक्सिमम अलाउड इतना हो सकता है। गॉट इट, क्लियर है, ये चारों कंडीशंस है। चलो केस नंबर सी को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ पाइड प्रॉपर्टी है, तो वहां पर न्यू रिजीम में किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलती। तो वहां पे जो आपकी एनुअल वैल्यू होती है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुई या फिर आपकी नेट एनुअल वैल्यू हुई या फिर आपकी इनकम हुई किससे, हाउस प्रॉपर्टी की, सारी की सारी क्या होती है, नील होती है। बट अगर मैं बात करूं ओल्ड रिजीम के बारे में, ओल्ड रिजीम में क्या होता है कि आपको केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग की, जो कि सेक्शन नंबर 24 बी के अंदर आपको डिडक्शन मिल सकती है, जिसके कारण आपका लॉस या तो 2 लाख का मैक्सिमम दिखा सकता है या फिर 30,000 का, डिपेंड करता है जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की। क्लियर है। अच्छा, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग। ओके, ये कह रहा है कि आपके पास ये पूरा टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड है। अब आपने कहा है कि आपने इस पूरे साल में मान लीजिए 9 महीने तो इसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, मींस की किराए पर चढ़ा दिया, और 3 महीने क्या किया, उसके अंदर आप खुद रहे। पूरे साल में आपने पूरा साल रेंट पे नहीं दिया, आपने क्या किया है, आधे साल
आधा, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 7 साल, 7 महीने, 4 महीने, 2 महीने, कुछ भी हो सकता है। ये तो क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, और ये क्या कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉन्सेप्ट याद है, केस नंबर बी जो अभी समझाया मैंने, कि वहां पर ओल्ड रिजीम के अंदर क्या मिलेगा, सेक्शन 24 बी की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, या तो 2 लाख रुपए या फिर 30,000 रुपए तक की मैक्सिमम। कहते ठीक है। अब लेट आउट का मैंने केस नंबर 1 समझाया था। अब जीवी में क्या देखा था हमने, जीवी में क्या देखा था कि भाई आपके पास जीवी में क्या देखा था कि आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट और इसमें कंपेयर करेंगे कि भाई ज्यादा कौन है, अगर ये ज्यादा हुआ तो इसको ले लेंगे, ये ज्यादा हुआ इसको ले लेंगे। क्या मैम इसके अंदर हम वैकेंसी का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्या हम ये नहीं ढूंढेंगे कि हाँ अगर एआर कम हुआ तो क्या इसका रीजन नहीं ढूंढेंगे, कहते नहीं, क्योंकि बच्चे आप ये देखो कि पूरे साल में क्या आपका घर खाली रहा है, नहीं, आपने कुछ टाइम तो लेट आउट किया, कुछ टाइम पे आप रह रहे हैं। समझ में आ रहा है। जीएवी का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ये रूल तब अप्लाई होगा कि वैकेंट का कोर्स देखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि यहाँ पर 5 महीने मैंने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है, इसमें 3 महीने मैं खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है, बाकी के बचे 4 महीने मेरा खाली रहे, तो मैं रीजन ढूंढूंगी, अदरवाइज मैं 1% इसका रीजन नहीं ढूंढूंगी। देखो दोनों के एग्जाम्पल मैंने लिए हुए। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक्सपेक्टेड रेंट आपको बच्चे लेना है हमेशा फुल ईयर का लेना है, एक्चुअल रेंट लेना है आपको लेट आउट पीरियड का, फिर उसमें से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। हायर को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हायर को हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने 2,40,000 लिया, 26,000 पर महीना है, 3 महीने मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, 9 महीने सिंपल सी बात है मैंने लेट आउट किया होगा, कहते ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद पता चला ये अमाउंट आ रही है, एक्चुअल रेंट ये है मेरे पास, एक्सपेक्टेड रेंट मेरे पास ये है, कंपेयर किया भाई एक्सपेक्टेड रेंट मेरा ज्यादा है। अब मैं यहां पर मैं ये नहीं देखूंगी कि हाँ जी वैकेंसी मेरा रीजन है कम होने का, रीजन क्या है, क्योंकि भाई मेरा पूरा साल बिजी रहा है, एक तो मैंने रेंट पे दे दिया, दूसरा मैं खुद रह रही थी। क्लियर आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बड़े ध्यान से रखना है, नोट लिखा हुआ है कि नो कंसेप्ट ऑफ द वैकेंसी अलाउड हेयर, द सेल्फ ऑक्यूपेशन इज अ पर्सनल यूज के लिए, नोट अ वैकेंसी, आपने खुद के लिए। अगर मैं कहूं कि भाई पूरे साल के अंदर 7 महीने मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के दौरान मैंने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है, 3 महीने मैंने क्या किया है, 3 महीने मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 7 3 होंगे 10, तो ऑब्वियस है 2 महीने क्या रहा है, वैकेंट रहा। अब मैं रीजन देखूंगी, अगर 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 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कम निकला तो, क्योंकि यहां पर वैकेंसी चीजें नजर आ रही है मुझे, तो मैंने देखा 28,000 रुपए 7 महीने के हिसाब से 1,96,000 बना, एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 2,40,000 रुपए बना। कंपेयर करने के बाद सीधा नजर आ रहा है यही केस बन रहा है, तो रीजन देखेंगे कि भाई अगर ये 2 महीने खाली ना होता, ठीक है, 7 प्लस में 2 हो जाता, तो 9 महीने का रेंट कितना होता, तो मैंने निकाला 2,52,000 रुपए है। कहते हैं अच्छा, वैकेंसी को मैंने उसमें ऐड कर दिया, फिर मैं देख रही हूं, मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड को ऐड नहीं किया, ध्यान से नोट कर लो इस बात को, ठीक है, मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड को ऐड नहीं किया, मैंने क्या किया, वैकेंट पीरियड को मैंने ऐड कर दिया, देन उसके बाद मैं कंपेयर कर रही हूँ कि क्या मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ज्यादा, कहते नहीं एक्चुअल रेंट ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा 1,96,000 जो कि हमने निकाला था, ठीक है। इस अमाउंट को लेना, कभी ये भी ले लो तुम लोग, ये जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारे पास होना क्या चाहिए। समझ में आया, समझ में आया, ओके जी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ केस नंबर जो हमारे पास थर्ड था, इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए था, कुछ टाइम पीरियड आपने लेट आउट किया था। अगर वैकेंट है तो वैकेंट को इसमें ऐड करेंगे, किस पर्पस को देखने के लिए, कि जब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कम है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड से। समझ में आया, ओके। केस नंबर डी, केस नंबर डी क्या कह रहे हैं कि आपके पास बहुत अमीर पर्सन है आप, ठीक है, आपके पास पहला घर है, आपके पास दूसरा है, आपके पास तीसरा है। अरे ओके, सरकार कहेगी आप एक ही फैमिली है, घर में 4 बंदे हैं, उनके पास 3 घर है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम क्या करो, तीनों में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 3 से 4 भी हो सकते हैं, जिसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उनमें से कोई भी आप 2 प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लो। उन 2 प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मींस कि आप उसके अंदर रेजिडेंशियल पर्पस आपने उसके लिए यूज किया। कहते हैं अच्छा, तो बाकी का, कह रहे बाकी को अगर आपने रेंट पर चढ़ाया हुआ है तो भी, नहीं चढ़ाया तो भी, हम तो ये मानेंगे कि भाई डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट है, हम ये मान लेंगे कि तुमने इस होम को रेंट पे चढ़ाया हुआ। कहते हैं अच्छा, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है, कोई भी 2 घर, कहते कोई भी 2 घर, कहते हाँ तुम्हारी मर्जी, कोई भी 2 घर, कह रहे इतनी इतनी छूट टैक्स पेयर को
कह रहे हाँ तुम्हें तो देनी है छूट। कह रहे तुम अपनी मर्जी से क्या कर लो, कोई भी घर 2 सेलेक्ट कर लो और उसके बदले उसके बाद जो 2 घर बचेंगे उसको हम क्या रखेंगे, डीम्ड मानेंगे। और इवन चाहे तुम्हें उससे रेंट आता हो या ना आता हो तो भी एक अमाउंट तुम्हारी ऐड कर दी जाएगी इनकम के अंदर, और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, आज के टाइम में एक घर होना मुश्किल अपना खुद का, ये तो 4-4 है, मतलब बहुत सुपर रिच फैमिली है, तो लाओ भाई टैक्स। समझ में आया? तो इस केस में टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हर एक घर की, अब देखो टैक्स पेयर को इतनी छूट मिल रही है तो कुछ तो दिमाग लगाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, सभी घर की लेट आउट अमाउंट निकालेगा कि अगर मैं एक कहूं कि मैंने चारों घरों को रेंट पर चढ़ाया है, इंडिविजुअली रेंट पर चढ़ाया है, तो चारों का रेंट कितना आ रहा है। कहते हैं अच्छा, अगर मैं चारों घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड करूं तो पहला स्टेप क्या रखा, मैंने रेंटेड अमाउंट निकाली, दूसरा स्टेप रखा कि हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड रख रहा हूं तो मेरे पास कितना है। देन उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूं कि भाई किसमें फायदा है, मीन्स कि मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जैसे कि मैं इनको ना 3 घर ले लेती हूँ कि कॉम्बिनेशन बनाने में इजी रहेगा। कि मान लीजिए ए और बी को मैं क्या कर दूं, रेजिडेंशियल पर्पज से रख दूं, और सी को मैं लेट आउट कर दूं। कहते हैं अच्छा, या फिर मैं ए और सी को रेजिडेंशियल पर्पज से रख दूं, बी को मैं लेट आउट कर दूं, या फिर ऐसा हो सकता है बी और सी को मैं रेजिडेंशियल पर्पज से रख दूं तो ए को मैं लेट आउट कर दूं। तो मैं ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करूंगी जहां पर मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, और इनकम मेरे कम आए, क्योंकि मेरे को क्या करना है, टैक्स की चोरी करनी है, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर हम इसी तरीके के 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे ही मेरा जो रेंट है इनकम कम दिखाएगी, इनकम कम होगा तो टैक्स कम होगा। देखो रूल क्या कह रहा है, द एसएससी कैन ट्रीट एनी 2 हाउस एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एसएससी क्या करेगा, कोई भी 2 प्रॉपर्टी एज अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता है और बाकी की बची जो है उसे डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होगी, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होगी, और क्या बोला रिमार्क में मैंने क्या डाला है, केस नंबर 2 एज इट इज फॉलो होगा कि अगर ओल्ड रीजन से फॉलो कर रहे हैं तो 2 लाख और 30,000 का फायदा मिल सकता है। और डीम्ड टू बी लेट आउट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे और आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी नॉट टू बी रेलिवेंट, जो आपको ऊपर मैंने समझाया। स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे पहले आप इनकम कंप्यूट करेंगे, आपकी सारे के सारे जितने भी घर हैं उन सबको एज ए लेट आउट मान लेंगे, ठीक है। फिर हम कंप्यूट करेंगे इनकम कि सभी के सभी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 घर का एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ और दूसरे को मैं डीम एज ए सेलेक्ट कर लूँ। कहते हैं अच्छा, देन उसके बाद मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया कॉम्बिनेशन को, और कौन से कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है और फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि जहां पर टैक्सेबल इनकम मेरी क्या है, कम आए और लॉसेस मेरे पास ज्यादा आए। समझ पाए, टैक्सेबल इनकम मेरी क्या है, ज्यादा है, और मेरे लॉसेस, इनकम कम आ सकते हैं या फिर मैं कह सकती हूँ लॉसेस मेरे ज्यादा है। गॉट इट, समझ पा रहे हैं? ओके। केस नंबर ई क्या कहना चाह रहा है कि भाई पार्शियली लेट आउट एंड द पार्शियली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारा जो घर, नेक्स्ट केस है ये, तुम्हारा ये घर तुमने आधा घर क्या किया हुआ है, खुद के रहने के लिए बनाया है, खुद के रहने के लिए है, और जो बाकी का बचा पोर्शन है उसको आप लेट आउट कर रहे हैं। ऐसे कैसे होता है, सुनो, क्या आप अक्सर अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर तो आप खुद के लिए रखते हैं और ऊपर क्या करते हैं, 4 मंजिल बना देते हैं और उनको रेंट पे चढ़ा देते हैं। अब यहां से तो इनकम आएगी, हाँ। अब पीछे जो मैंने डिस्कस किया था ना, पता है क्या था वो, कि साल के दौरान आधे महीने तुम रह रहे हो, आधे महीने तुमने रेंट पे चढ़ाया, घर का पार्टीशन नहीं किया। अब सेकंड केस क्या आ रहा है कि लोगों ने देखा कि अच्छा ऐसे भी वसूली, ऐसे भी टैक्स बचा नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि एक ही घर रखते हैं और पूरे साल रेंट पे रखेंगे और उसमें हम भी रहेंगे। कहते हैं अच्छा तुमने घर का बंटवारा कर दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका भी रूल बना दिया। कह रहे अगर सिंगल घर है और उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में और एक आपने लेट आउट कर दिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी कि टैक्स नहीं लगता, केवल डिडक्शन मिल सकती है, हाँ डिडक्शन मिल सकती है किसकी, वो भी इंटरेस्ट की, वो भी किसमें, ओल्ड रेजिम में, या तो 2 लाख या फिर 30,000 मैक्सिमम। और लेट आउट है तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट केस में समझाया था एज इट इज, कि आपको म्युनिसिपल टैक्स भी मिलेगा, बट केवल और केवल जब अगर ये ओनर ने पे किए हो। अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, उतने ही पोर्शन का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि मेरे पास
पूरे 100% घर है, उसमें से मैं 60% में मैंने रेंट पे दिया और 40% मैंने क्या किया हुआ है, खुद में घर है मेरे लिए। तो जीएवी कितने की निकालेंगे, 60% की निकालेंगे। म्युनिसिपल वेल्थ टैक्स जो ओनर ने पे किया है तो पूरे घर का दिया होगा, ये कह रहे हैं कि हमने तो केवल 60% ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 रुपये पे किया होगा, तो कह रहे 60% कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। कहते हैं ठीक है, और डिडक्शन भी क्या होगी फिर, डिडक्शन भी क्या होगी फिर, 60% की ही मिलेगी, 30% का ऊपर से निकालते निकालते आएंगे। अच्छा, इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, वो भी 60% मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आपको आपको जितना आपने पोर्शन लेट आउट किया उतने ही पोर्शन की डिडक्शंस मिलने वाली हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ये कुछ ऐसा ही है। एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख रुपए पूरा, आपने लेट आउट किया 60%, तो 3 लाख का 60% करेंगे तो 1,80,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स हो गया 18,000 रुपये, 30,000 है टोटल, तो इसका भी 60% कर दो। कहते हैं अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1,20,000 है, इसका भी 60% कर दो। समझ पा रहे हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगी, ये आपकी टोटल आपकी इनकम हो जाएगी। तो सिंगल हाउस, और आपने इसके दो पार्टीशन कर दिए, एक तो लेट आउट कर दिया, दूसरे जहां से उसका आपको रेंट मिल रहा है, दूसरा क्या आपने खुद रहने के लिए कर दिया। ठीक है, यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। टॉपिक नंबर 2। क्या इतना समझ में आ रहा है? इवन थोड़ा सा लेंथी है बेटे, बट हाँ डिटेल में समझा रही हूँ हर पॉइंट्स में, क्योंकि जो आपके जो बुक के अंदर ना कहीं पॉइंट आगे है कहीं पॉइंट पीछे है, मैंने इसको कंसाइज वे में समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आप सभी को ये हेल्पफुल रहा होगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने भी समझाए। फिर भी कोई डाउट आ जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं फटाफट। करें तो फिर स्टार्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, सुनो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं अनरियलाइज रेंट। रेंट तो आ गया समझ में, जो एक घर से आपको मिल रहा है। ठीक है, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, अनरिलीज्ड, रिलीज सॉरी रिलीज्ड, रिलीज्ड, अनरिलीज्ड, रियलाइज नहीं आएगा, अनरिलीज्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपने बोला था मिस्टर वाई को बोला था कि हाँ जी 1 तारीख को 1 अक्टूबर को 2025 को, ठीक है, पीछे आपने बोला था कि भैया जो किराया है ना 30,000 रुपये मुझे दे देना। आपने कहते 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 पूरा साल निकल गया और अब आ गया 31/3/2026 आ गया, और ये डेट आने तक भी ये जो 30 करते करते अमाउंट है वो मिला नहीं है आपको। तो मीन्स की ऐसा अमाउंट जो रेस तो हो गया है, मीन्स की उस प्रॉपर्टी का इसने यूज तो कर लिया है, प्रॉपर्टी को यूज तो कर लिया, अब यूज करने के बदले में जो उसको रेंट देना था वो रेंट अभी तक मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को नहीं दिया है। कहते अच्छा, क्या यहां पर मिस्टर एक्स की इनकम हुई? कह रहे इनकम तो हो गई, इनकम तो कन्फर्म है, हो गई, बट अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? रिसीव्ड नहीं हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि भाई अब ये पता है मिस्टर एक्स क्या कहेगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहें कि हाँ जी 30,000 रुपये को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने हो गए, 1,80,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो पैसा तुम्हें मिला नहीं है तुम्हारी इनकम में वो ऐड कर दे, जिसके कारण तुम्हारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मिस्टर एक्स पता है इतना गुस्से में बोलेगा कि भाई एक तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम इस 1,80,000 के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, क्यों भाई? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि चलो ठीक है हम अभी नहीं लगाएंगे तुम्हारे ऊपर टैक्स, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे बट सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो, कह रहे जिस भी साल जिस भी दिन इस अमाउंट को आपने रिसीव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये जो अमाउंट है 10/10/2026 को मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ये पैसा दे दिया 1,80,000। कहते अच्छा मिल गया, जब ये रिलीज हो जाएगा ना
ये जो अनरिलीज्ड अमाउंट है ना, ये आपको जब मिल जाएगा तो जिस साल आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलेगा ना, उसी साल आपके हाथ में इसके ऊपर हम टैक्स ले लेंगे। कहते ओके, मतलब अभी तो नहीं लोगे ना? कहते नहीं अभी नहीं लेंगे, तब लेंगे जब ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं अरियर, अरियर अमाउंट इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें जिस भी साल आपको मिलेगी ना, उसी साल ये हाथ में टैक्सेबल होगी, उससे पहले आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। पढ़ो इसको। ट्रीटमेंट ऑफ द अनरियलाइज रेंट क्या है? सेक्शन 23(1) में कहते हैं कि अनरियलाइज रेंट मीन्स दैट रेंट वॉज ड्यू हो चुका है फ्रॉम द टेनेंट बट नॉट रिसीव बाय द ओनर, ओनर के पास अभी मिला नहीं। व्हेन द अनरिलीज जो रेंट होते हैं कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट। तो इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से अगर मान लो पूरे महीने इसको ना अक्टूबर की बजाय ना थोड़ा सा कैलकुलेट समझने में मैं यहाँ पे नवंबर कर देती हूँ, तो यहाँ पे हो गया 5 महीने, 5 महीने के बदले होंगे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, क्यों किया मैंने? सुनो मेरी बात, ये पूरे महीने का था, पूरे साल का था 12 महीने, और 12 महीने में से 7 महीने का रेंट तो आपको मिल चुका है, और बाकी का रेंट 5 महीने का नहीं मिला। अगर वैसे देखी जाए 12 महीने का रेंट कितना होगा? 30,000 गुना में 12, 3,60,000 होना चाहिए। बट ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो रेंट कितना मिला है? केवल 7 महीने का मिला है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 रुपए हो गया। कहते हैं हाँ जी, इस साल तो आपका यही टैक्सेबल होगा, आपको ये इंक्लूड नहीं करने देंगे। दैट मीन्स आपकी जो टोटल अमाउंट बन रही थी ना इनकम की, रेंट की, उसमें से आपको ये जो अनरिलीज्ड जो रेंट है ये आपको माइनस करने का पूरा अधिकार है। कहते अच्छा, मतलब कि यहां से मैं अगर 1.5 लाख माइनस करूंगी तो भी मेरा आंसर 2,10,000 आएगा। या तो आप इस प्रोसेस से निकाल लीजिए या फिर इस प्रोसेस से निकाल लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है? बट अब ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना इस बात को, कि जो रिसीव्ड नहीं है उसको छोड़ देंगे, परंतु आपको जब भी छोड़ेंगे आपको जब आपने 4 कंडीशन को फुलफिल किया हो। वो 4 कंडीशन कौन सी है? कहेंगे लो मैं अभी पूरा करता हूं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कि भाई जो टेनेंट था तुम्हारे पास, जो जिसने आपका किराया नहीं दिया है, पहली बात तो आपके और उसके बीच में जो रिलेशन था ना वो बोनाफाइड होना चाहिए, इसकी रियल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी और आपकी पार्टी, आप जो खुद है, दोनों की इंटेंशन ये है कि सामने ये आप तो ये दिखा रहे हो कि भाई मिस्टर वाई ने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि आपके बीच में अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं लेकर भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ है, तो मेरा क्या हो जाएगा? पैसा बच जाएगा, मेरा टैक्स बच जाएगा। अगर आपकी इंटेंशन ऐसी थी और उसके बेस पे आपने एग्रीमेंट किया तो आपको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अगर एग्रीमेंट हुआ है वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड इन द सेंस कि एक्चुअल में है, ठीक है, आप जेन्युइनली उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट में थे, किसी भी तरीके की आप उसे धोखाधड़ी नहीं करना चाहते थे गवर्नमेंट के साथ, तो क्या होगा? तो अलाउड है। दूसरी कंडीशन, कि अगर ये लग रहा है कि हाँ टेनेंट मेरा किराया नहीं दे रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? टेनेंट को उस घर से रफा दफा करना होगा, पहली बात तो। दैट मीन्स उसको ये बोला जाएगा कि भाई आप घर छोड़ के चले जाइए, इससे अच्छा है कि मैं किसी और को किराए पर दूंगा। कहते हैं अच्छा, आपको जरूरी है टेनेंट को आपका घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 घर थे, पहले घर से निकाल दिया, दूसरे घर में उसके अभी तक रैन बसेरा है। कह रहे नहीं, सेम टेनेंट है जिसने आपके साथ डिफॉल्ट किया, अभी तक रेंट नहीं दिया, वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है? कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ स्टेप एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं कि जो जिस भी टेनेंट ने आपके साथ डिफॉल्ट किया है, जरूरी है आप उसके प्रति क्या करें? केस दर्ज करें या फिर किसी भी तरह का एक्शन लें, जैसे कि आप पुलिस को कंप्लेन करें, ठीक है, आप कोर्ट में अपील डाल दें कि भाई ऐसे ऐसे पर्सन है, उसने मेरा रेंट पे किराया, जो रेंट का जो अमाउंट था वो नहीं दिया। कहते अच्छा, तो पहला क्या है? बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी लेफ्ट होनी चाहिए। तीसरा क्या है? किसी और प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? कि आपने एक लीगल एक्शन उठाना होना चाहिए। तभी अगर ये चारों कंडीशंस सेटिस्फाइड कर देते हो तो वो आपका जो एक्चुअल जो रेंट आपको मिलना चाहिए था उसमें से वो अनरिलीज्ड रेंट को माइनस करने का आपको पूरा अधिकार मिल जाएगा। अदरवाइज उस अमाउंट के ऊपर भी क्या मिलेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए जो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,50,000 रुपए। फेयर रेंट कितनी है? 1,80,000। स्टेप नंबर 1 क्या था? इन दोनों में से मुझे क्या लेना है? हायर लेना है। हायर क्या है? 1,80,000। कहते ठीक,
फिर मुझे इसको किसके साथ कंपेयर करना था, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना था। इसमें से मुझे क्या लेना था, लोअर लेना था, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। ये हो गया 1,60,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद मुझे इसको किसके साथ कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट कितना है, 20,000 रुपये, कहते ठीक है। 12 महीने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 महीने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। पर जैसे ही मैंने ऊपर नजर की, भाई अनरिलीज रेंट है 40,000 रुपये। ओ मीन्स की 40,000 रुपये पैसा नहीं मिला, मीन्स की 2 महीने का किराया आपको नहीं मिला, है ना। तो आपको पूरा राइट है, अगर साइड में ये लिखा हो कि भाई कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है, तो क्या होगा, आपको ये 40,000 लेस करने का पूरा अधिकार है, पूरा पूरा। कहते हैं ओके, 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 1,60,000, इसमें से हायर कितना है, 2 लाख नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट भाई, खत्म। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, सेम एज इट इज कर सकते हो। बट हाँ ये याद रखना, यहाँ पर केवल म्युनिसिपल टैक्स जो पेड किया है ओनर के द्वारा 15,000 यही अलाउड है माइनस करने के लिए, टेनेंट का अलाउड नहीं है। समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, ओके। ये एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है मैंने, आप इसको ट्राई करना। देखो मैं इसको स्कोर करवा देती हूँ, नेक्स्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। मैंने बोला है, मैंने लेट आउट किया है घर को, वैकेंट किया है 2 महीने, 12 में से 10 महीने मेरा लेट आउट है, 2 महीने मेरे पास वैकेंट है। कहते हैं अच्छा, अनरिलीज रेंट भी है 30,000 रुपये। कहते हैं अच्छा, ये भी आ गया समझ में। 15,000 रुपये ओनर ने पे किया, 15,000 रुपये टेनेंट ने पे किया, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपये, फेयर वैल्यू है, फेयर रेंट है आपके पास 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है दिस वन। अब देखो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था कि भाई आपके पास जो भी फेयर रेंट है और म्युनिसिपल जो वैल्यू है, उनमें से क्या करना है, हायर सेलेक्ट करना है, फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, उसमें से मेरे को लोअर सेलेक्ट करना है, उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे, और हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, देन जो अमाउंट आएगी हायर वो मेरा जीएवी होगा। समझ में आया, अच्छा। और अनरिलीज रेंट यहां से माइनस करने का आपको अधिकार तब होगा जब मैंने क्या किया होगा, ये चारों की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड किया होगा। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मेरे पास म्युनिसिपल वैल्यू जो प्राइस है और 1,80,000, इसमें से हायर कितना है, हायर कितना है, 2 लाख है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,50,000 है। इसमें से लोअर सेलेक्ट करना है, 2 लाख रुपए हो गया, ठीक है। एक्चुअल रेंट कितना है, 30,000 रुपये पर मंथ है। अब मैं 30,000 में मल्टीप्लाई करूं 12 के साथ तो कितना हो गया, 3,60,000 हो गया। 30,000 यहाँ पे माइनस करने का पूरा अधिकार है, 3,30,000 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये एक क्या चीज याद है कि भाई मेरा घर कितने दिन वैकेंट रहा है, 2 महीने। तो ऑब्वियस है मैं 30,000 को मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि 3 लाख रुपए आएगा, और फिर मैं अनरिलीज रेंट को माइनस करूंगी। यहाँ पे 12 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए थी, जो कि हमने गलत किया है। गलती हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करनी, ठीक है। आपकी ये मैंने ऊपर वैसे पहले इसलिए लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2,70,000 रुपये आ गया। कहते ओके, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। 2,70,000 को हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट था 2 लाख रुपए, कंपेयर करेंगे 2,70,000 हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, और उसमें से मैं 15,000 रुपये माइनस कर सकती हूँ। यस एवरीवन, यस एवरीवन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जब अगर आपकी रिकवरी हो जाए अनरिलीज रेंट की, अगर आपकी रिकवरी हो जाए अनरिलीज रेंट की, तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। कि अगर 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 एसएससी को वो पैसा रिकवर हो जाए बाद में आने वाले साल में, ठीक है, पहले रिसीव नहीं हुआ था अब रिसीव हो जाए, तो क्या होगा, एंटायर अमाउंट क्या होगी, रिकवर्ड होगी, टैक्सेबल होगी उस साल जिस साल वो आपको रिसीव हुई है। और इवन आपने वो प्रॉपर्टी क्या कर दी हो, बेच क्यों ना दी हो। मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है, इसने ये प्रॉपर्टी क्या कर दी हो, सेल कर दी हो, ठीक है। सेल करने के बाद ये किसी और के पास है, और अगले साल ये रेंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे आपको आपको आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ जिस टाइम थी आपकी इनकम जनरेट हुई और आपको मिल रही है, तो कहेंगे अब आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, मैंने कहा 1 महीना एक साल पूरा लेट था,
आपने टेनेंट से क्या किया, 10% की रेट से आपने उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में 1.5 लाख रुपए रेंट बकाया था, जिसके ऊपर 10% क्या होगा, 15,000 रुपए आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है। ये कह रहे हैं कि ये अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका अदर सोर्सेज एड के अंदर टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। टैक्सेबल अंडर देयर इज अदर सोर्सेज एड, ठीक है। अगर अगर एसएससी ने किसी भी तरीके का खर्चा पानी किया, वो कहते हैं मैंने कोर्ट गया, मैंने इतने सारे खर्चे किए, मैं पुलिस स्टेशन पे गया, मेरे आने जाने का खर्चा, डॉक्यूमेंट्री का खर्चा, इतना खर्चा हो गया, वो माइनस करने के लिए नहीं देंगे, मना कर दिया, नॉट अलाउड टू बी डिडक्ट। कोई भी एक्सपेंसेस या लीगल प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपने कोई भी खर्चा किया है तो, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, कंप्यूटेशंस मैंने आपको बता दी, कंप्यूटेशन मैंने बता दी। मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए मिल गया, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको। कभी सोचे स्टैंडर्ड नहीं मिलने, स्टैंडर्ड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 45,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1,05,000 रुपये ये अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा एज आ प्रॉपर्टी हेड में। तो इसको क्विक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए कि रिकवरी रेंट है, ठीक है, रिकवर्ड रेंट है तो आपका इनकम होगी एसएससी की, उस चाहे आपके पास प्रॉपर्टी उस साल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर टैक्सेबल होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। और एसएससी ने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है तो उसकी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली है, बट हाँ क्या मिलने वाला है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शंस। गॉट इट, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देती कि ये एक ऐसी डिडक्शंस होती है जो सबको मिलती है, जो खर्चा पानी जो करते हैं सबको मिलती है, ठीक है, 30% सबको मिलती है। बट हाँ सेल्फ जो ऑक्यूपाइड होता है ना, वहां पर ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया, 30%। वेदर द एक्सपेंस, चाहे आपने खर्चा किया, मान लीजिए आपने जो रूम है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आपने, मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने वो बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, कहते ठीक है, मैंने उस पूरे साल चाहे रिनोवेशन की है, कुछ खर्चा पानी किया है या नहीं किया, नो मैटर, कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, तुम्हें फिर भी क्या किया जाएगा, 30% की डिडक्शन तो दी जाएगी, वो भी किसके ऊपर, नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर। समझ में आया, नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर, चाहे आपने खर्चा किया है या नहीं किया, चाहे ज्यादा किया है, कम किया है, ना किया, कोई मतलब नहीं, हम तो केवल बस 30% देंगे। किसमें नहीं देंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जिस घर में आप खुद अभी रह रहे हैं, वहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलने वाली, कहते हो। ये देखो पूरे चैप्टर, ये पूरे उसका सारांश। लेट आउट है, डीम्ड टू बी लेट आउट है, चाहे वो लेट आउट घर है या फिर मान लिया गया घर है, अभी समझेंगे सेक्शन 27 के बारे में क्या कहता है। कह रहे स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको 30% मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ इंटरेस्ट वाला भी अभी टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट भी आपको फुली अलाउड है, बट यहाँ पर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो इंटरेस्ट है सेक्शन 24B के अंदर एक लिमिट तक, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, 2 लाख की और 30,000 रुपए की, यहाँ पे पूरी तरीके से अलाउड है, ठीक है। अब इंटरेस्ट वाला टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका ये, लास्ट, और एक और है प्रॉपर्टी को ओनर वाला। सुनो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, एक सेकेंड, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग्स आएगा, एम्प्लॉयड नहीं, बोरोइंग अंडर सेक्शन 24B। मैंने कहा, मैंने यहां पर, अरे भाई ये क्या ऐसी लाइन लग गई, मैंने कहा मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7/2000, एक सेकेंड, मैंने आपके लिए ना एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन किया था कि आपको मैं बता दूं, कि परफेक्ट है ये एग्जाम्पल। हाँ मैंने कहा मैंने 1/11/2023 को 1/11/2023 को क्या लिया है, लोन लिया है, तो ये क्या हो गया, डेट ऑफ लोन हो गया, जिस दिन मैंने लोन लिया, कहता ठीक है। और लोन लिया है मैंने 30 लाख रुपए का, ओके। और इस 30 लाख के ऊपर बैंक वाले कह रहे हैं कि हम तुमसे 10% चार्ज करेंगे, ठीक है। अब मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1/10/2025 को, कहता ठीक है, तो ये हो गया डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, कहता ठीक है।
अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये बोला गया है, सॉरी बैंक वाले ने ये कहा कि भाई जो 30 लाख के ऊपर 30 लाख के ऊपर तुम्हारा 10% क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। मीन्स की 3 लाख रुपए आपको हर साल एज अ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। सीधा मिस्टर एक्स के दिमाग में आया कि भाई एक तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, एक तो वहां खर्चा हो रहा है, दूसरा मैं लोन ले रहा हूं और लोन लेने के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट का भी खर्चा हो रहा है। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस टाइम ड्यूरेशन में यहां से लेकर यहां तक क्या मेरी कोई इनकम जनरेट हो रही है इस प्रॉपर्टी से? कहते नहीं भाई, खर्चा ही खर्चा हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात होगी। इस वजह से मिस्टर एक्स सोच रहे हैं कि ऐसे करते छोड़, ये नहीं लेते, हम लोन नहीं लेते, पहले हमारे पास बहुत खर्चा हो गया। तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि अरे रुको रुको रुको, एक स्कीम है। क्या स्कीम है? कह रहे अगर तुम घर को बनाने में, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन करने में, परचेज करने में, रिनोवेशन करने में, रिपेयर करने में, अगर आप लोन ले रहे हो और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है उसे इंटरेस्ट की भाई डिडक्शन मिलती है। कहते अच्छा कहां पे मिलती है? कहते सेक्शन 24B में मिलती है। कहते कितनी मिलती है? भाई वो डिपेंड करता है तुम्हारा कैसा घर है, तुम किसी आप उसको लेट आउट कर रहे हैं या फिर आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड में। कहते अच्छा भाई मेरे को तो किराए पे चढ़ाना है। कहते भाई फिर तो तेरे का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा ना, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके लिए फुल्ली अलाउड है कि तुम्हें माइनस करने के लिए बोल देंगे। कहते अच्छा अगर मैं खुद रहूं तो? कह रहे फिर तुम्हारे लिए एक रेस्ट्रिक्शंस है कि या तो तुम्हें 2 लाख का मिलेगा या फिर तुम्हें 30,000 का मिलेगा। तुम्हें लिमिट मैंने आपको बता दी। यस। कहते अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो लोन ले ही लेना चाहिए। तो यहां पर बोला गया, बड़े ध्यान से समझना इस लाइन को, कि सबसे पहले हम जिस साल आपका डेट ऑफ कंप्लीशन है उसका फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर आपको कैसा लग रहा है? 25-26 लग रहा है? 25-26 लग रहा है? कहते हैं ये 1-4-25 से लेकर 31-3-26 हो गया। कहते हाँ। अब जिस साल तुम्हारा कंप्लीशन हुआ, क्या पता तुमने 1 नवंबर को 11 नवंबर को किसी भी टाइम, गवर्नमेंट ये कहेगी जिस साल तुम्हारा कंप्लीशन खत्म हुआ है, ठीक है, उसी साल हम क्या मानेंगे तुमने वो रेंट पे चढ़ा दिया होगा, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना। मान लीजिए यार ऐसा हो सकता है कि भाई 30 मार्च को खत्म हुआ है, मान लीजिए तुमने 31 को चढ़ा दिया, गवर्नमेंट कहेगी तुमने क्या पता भाई 31 को चढ़ा दिया हो तो कह रहे जिस साल कंप्लीट किया है उस साल को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानेंगे ये डीम्ड टू बी लेट आउट है। कहते अच्छा, और इससे पहले 31-3-2025 से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे क्या बोले जाएंगे? यहां तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा 30 लाख के ऊपर उसे हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे। मीन्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का पीरियड है, और इस टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट बना होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और उस अमाउंट को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो निकालो, देखो 1 नवंबर से लेकर, अब पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 नवंबर से लेकर यहाँ पर क्या आया होगा? 31-3-2024 आया होगा। फिर 1-4-2024 से आपके पास 31-3-2025 आया होगा। तो 12 महीने तो ये हो गए हैं, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने ये हो गए। मीन्स कि आपका ये बन गया 17 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा। निकालो। ये तो मैंने कैसे निकाला? पूरे साल का निकाल दिया है ना। मैंने क्या निकाला? ये तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है। 12 महीने का मुझे कितने निकालना है? 17 महीने का निकालना है। तो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 लाख मल्टीप्लाई 17 डिवाइड 12, ये आ गया 4,25,000 रुपए। कहते ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जितना भी अमाउंट आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बना है, मींस कि जिस टाइम पे आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो ये 17 महीने का इंटरेस्ट कितना बना है? 4,25,000 बना है। ये कह रहे 4,25,000 को ना आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। मींस कि इनकी 5 इंस्टॉलमेंट कितनी होगी है? इसको मैं अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट बन गई है 85,000 रुपए की। कह रहे हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर
आपको 85 एक तो ये इंटरेस्ट मिलने डिडक्शन होगा और साथ ही साथ आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट जितना भी कितना है, साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा करंट ईयर का 3 लाख रुपए हो जाएगा, तो इसकी 3,85,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये पूरी अमाउंट फुल्ली अलाउड तब होगी जब आपकी किस पर्पज से है कि आपने लेट आउट किया, ठीक है। अब ये 3,85,000 की डिडक्शन कब से स्टार्ट होगी, आपका नेक्स्ट जो यहाँ से इस साल से ही स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट 3,50,000 की आपको डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी एज पर द सेक्शन 24B के अंदर। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए मिल सकती है, मीन्स की बाकी के बचे 1,85,000 रुपए आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब पढ़ो इसको। दिस सेक्शंस अलाउ द डिडक्शंस फॉर द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स इफ द एसएससी इज टेकन द लोन और द एडवांस फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शंस, रिपेयर, रिनोवेशंस फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, तो वहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 24B की, ठीक है। कहां किसमें से, नेट एनुअल वैल्यू से, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। याद है सभी को, याद है, ये वाले इस वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये लास्ट पॉइंट है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो पीरियड है वो कौन सा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड देयर करंट इंटरेस्ट है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कोई जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, एकदम से अलाउड नहीं करेंगे, और ये भी एक्रूअल बेसिस पे। देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड। हमारा 25-26 कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल ईयर था जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, उससे पहले का जो पीरियड होगा उसे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। और वहां से लेकर जहां से आपने लोन लिया था और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इसका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसे हम इकट्ठा कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, और इस एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड कर देंगे फ्रॉम द ईयर ऑफ द कंप्लीशन, जिस साल में आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। करंट ईयर का मतलब क्या है, जो भी चल रहा है फिलहाल जो रिसेंट में, ये भी ड्यू बेसिस पे बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई लोन जो आपने लिया है ना, वो परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और जो लोन लिया है ना किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं किया गया कि भाई आप इससे ले सकते, नहीं, आप बैंक से, एनबीएफसी से, एम्प्लॉयर से, अपने फ्रेंड से या किसी भी फैमिली मेंबर से ले सकते हैं। और जो इंटरेस्ट होगा ना, जरूरी नहीं है कि आपने उसको पे किया होना चाहिए, नॉट अलाउड। समझ पा रहे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, पेड लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इस बात को। पेड का मतलब होता है कि जब तक ओनर पे नहीं करेगा तब तक आपकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल कहता है कि आपने इवन पे किया हो या ना किया हो, हम यहाँ पे पेबल का केस लेकर चलते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको पे करें या नहीं करें, डजेंट मैटर, बट आपको उसकी डिडक्शंस मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने लोन लिया था और इंटरेस्ट को आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मान लिया एसबीआई से लोन लिया था, ठीक है, और लोन बन रहा था 10 लाख रुपए, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना था 1 लाख रुपए, ठीक है। इस लोन को पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया, एचडीएफसी बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया, कहते ठीक है। लोन को पे करने के लिए आपने लोन लिया, कहते ठीक है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द फ्रेश लोन, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसकी भी डिडक्शन मिलेगी, ध्यान में रखना, इसकी भी डिडक्शन मिलेगी। कभी ये सोचो कि नहीं एसबीआई की मिलेगी, आप लोन को पे करने के लिए दोबारा से लोन ले रहे हो और उसका जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, डजंट मैटर। ओके, क्लियर आ रहा है समझ में। क्या नहीं अलाउड होगा, क्या नहीं अलाउड होगा, आपने ब्रोकरेज दी है, कमीशन दिया है लोन को अरेंज करने में, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेने के लिए बीच में एक मिडल मैन का यूज किया और वो क्या चार्ज कर रहा है आपसे, 4-5 हजार रुपए चार्ज कर रहा है, तो कह रहे कि ऐसे खर्चे अलाउड नहीं होंगे, कहते अच्छा। इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है भाई आपका जो इंटरेस्ट बनता था आपने उसको टाइमली पे नहीं किया, ठीक है, आप जब लेट हो जाते हो तो बैंक वाले उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगा देते हैं, इसकी इंटरेस्ट के ऊपर क्या लग रहा है, ऑन इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट बनेगा इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो आपकी गलती से, आपने इसको टाइमली पेमेंट नहीं किया, वो आपकी डिफॉल्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट यूज फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको कहूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। इफ द लोन इज टेकन फॉर द आउटसाइड इंडिया, अगर आपने बाहर से लोन लिया है
उसके लिए जरूरी है कि आपने टीडीएस पे किया होना चाहिए। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स, जो कि आपका आगे जो चैप्टर्स है उनमें भी डिस्कस किया कि जब तक आप टीडीएस नहीं पे करेंगे तब तक आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दैट्स इट। समझ में आया? ये इस पूरे चैप्टर का, ये इस पूरे जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया वही है। अगर डिडक्शन लेनी है सेक्शन 24 की, दोनों के बारे में बात की जा रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस केवल लेट आउट हाउस में मिलेगी, आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलने वाली। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल के ऊपर इसमें लेट आउट हाउस में पूरी की पूरी मिलेगी, बट जो आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वहां पे ये देखेंगे कि हाँ जी घर किसके लिए है, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, वो भी चाहे कितने भी घर हो। बट अगर आपने एक्वायर किया है, परचेज किया है, कंस्ट्रक्शन की है और आपका घर 5 साल के अंदर पूरा हो रहा है, और तीसरी बात कि आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडिंग, लेंडर स्पेसिफाई इंटरेस्ट पेबल, कि आपने पे कर दिया है, ठीक है, पेबल करने का सर्टिफिकेट है, उस टाइम पे अगर आप उस चारों कंडीशन को इनको सर्टिफाइड कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके पास 2 लाख रुपए तक का आप इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज इनमें से एक भी कंडीशन को आपने मिस किया तो यहां पर आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, लास्ट टॉपिक है को ऑन हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहती है को ऑन हाउस प्रॉपर्टी? पता क्या होती है कि जब क्या करते हैं, एक घर है और उसके ऊपर काफी सारे हकदार हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे हकदार इसमें रहते भी हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अब जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए तो सेम ट्रीटमेंट होगी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं अच्छा, अब सबने मिलकर इनको रेंट पे चढ़ाया। अब आपने देखा होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं एक बहुत बड़ा शोरूम खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, उसके ऊपर शोरूम बना देते हैं और उसको फिर रेंट पे चढ़ा देते हैं। यस, तो यहां पर क्या समझ में आने की बात है कि सबके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी, सबको अलग अलग डिडक्शंस मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है बस। कि इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट की गई है तो सबसे पहले हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम कैसे? जो हमने यहाँ देखी थी कि सबसे पहले जीएबी, म्युनिसिपल टैक्स जो हमने ओनर ने पे किया होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड इंटरेस्ट, ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये जो फाइनल इनकम आएगी ना, उसको हम सभी के सभी ओनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो ओनरशिप है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है बराबर बराबर है, ऐसा होता है 3:2 की रेशियो, 2:3 की रेशियो है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसी रेशियो में आप उसकी इनकम बांट देंगे। ठीक है, और यही बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, समझ पा रहे? अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे कि भाई ओनर कितने कितने हैं, एनएवी नहीं लेने वाला है। और डिडक्शंस जो होगी ना इंटरेस्ट की, वो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख रुपए मिलेगी, वो भी हर ओनर को। यहां लिखा हुआ है हर ओनर को। ठीक है, 2,30,000 की एज पर देयर इज अ कंडीशन। ठीक है, समझ में आया? ओके जी, ओके। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस तरीके का आपको प्लेलिस्ट, इवन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर। आप प्लेलिस्ट के अंदर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपका चाहे किसी भी तरीके का सब्जेक्ट है आप उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, सो अब ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। इवन थोड़ा नहीं, बहुत लंबा चला गया, बट हाँ मुझे इतना इंश्योर है कि हाँ इस पूरी कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद फिर भी पहली बात तो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज को मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। फिर भी अगर डाउट हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो बच्चे, कोई इतना बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, बट हाँ तुम करो, कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन डाल दो, जितना हो डालो। ठीक है, अगर नोट्स लेने हैं तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। टीम का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, टीम का नंबर भी दिया हुआ है। इवन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पीडीएफ में ये नंबर, और टीम जो ईमेल आईडी है ये भी नजर आ रही होगी। ठीक है, ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में रिवीजन क्लास भी आ रही है, साथ ही साथ उनको भी देख लेना। रिवीजन क्लास थोड़ा सा शॉर्ट में होगी, मतलब कि इस पूरे चैप्टर का सारांश होगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। गॉट इट? चलो तो बाय बाय।